हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन होता है समास में, समास के प्रकारों में उनको समझने में। तो ठीक है, उसी समस्या को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा वीडियो देखिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। स्किप करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और दोबारा जब आप इसको तैयार कर लेंगे कभी भी दोबारा समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। समास शब्द की बात करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द मतलब अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ के साथ कोई ना कोई अर्थ उसका निकलना चाहिए। तो दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, उनको मिला के जो नया शब्द बनेगा वही होता है समास। समास में दो पद होते हैं, एक को कहते हैं हम उत्तर पद और एक को कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं ले लेती हूं यहाँ पे, कमल चरण। ठीक है, तो ये दो पदों से मिलकर बना है, कमल और चरण। इसे हम बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, पहले आ रहा है इसलिए पूर्व पद। और चरण ये बाद का पद या उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास विग्रह क्या होता है? तो समास में जो दो या दो से अधिक पद होते हैं या शब्द होते हैं उनको तोड़ना या अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? कमल के समान चरण। ठीक है, तो ये हमारा सामासिक शब्द हुआ। हम इसे मिला करके जब ये कमल चरण बनाएंगे तो ये समास कहलाएगा। और इसी कमल चरण को हम इस तरह से तोड़ेंगे, कमल के समान चरण, तो ये हमारा समास विग्रह कहलाएगा। क्लियर है? चलिए समास के प्रकार की बात कर लेते हैं। 6 प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक, ये सारे समास को हम बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे और सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे। ठीक है, समास का पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। ठीक, कैसे पहचानेंगे? उसके नाम में ही पहले आपको क्या दिख रहा है? अव्यय, मतलब पूर्व पद अव्यय। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होगा उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अव्यय को समझ लीजिए। अव्यय होता क्या है? इससे पहले भी वीडियोस बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें अव्यय दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ। अव्यय वे शब्द होते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति, कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तनशील होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए आज, कल, इधर, उधर, प्रत्येक, हर, भर, ये सारे शब्द क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के प्रकार हैं और अव्यय कहलाते हैं। ये सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अव्ययी भाव समास देख रहे हैं, मतलब अव्यय को भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय होगा उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं इसे। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, अब ये क्या है? सामासिक शब्द है। प्रति, यहाँ पर प्रति देख रहे हैं, ये एक अव्यय शब्द है। ठीक है, आजन्म, आ यहाँ पर क्या है? अव्यय है। भर पेट, भर, ये अव्यय है। अनुरूप में अनु जो है वो अव्यय है। ठीक है, यथाशक्ति में यथा अव्यय है। आमरण में आ अव्यय है और भरपूर में भर अव्यय है। ठीक है, तो ये सामासिक शब्द हैं, इसे हम समास विग्रह करते हैं। अब प्रतिदिन, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। ठीक, आजन्म, जन्म से लेकर, समास विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। ठीक है ना? भर पेट, पेट भर कर, पेट भर कर, ये हो जाएगा समास विग्रह। अनुरूप, अनु मतलब अनुसार होता है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है अनुसार, तो ये हो जाएगा इसका समास विग्रह रूप के अनुसार, रूप के अनुसार या रूप के अनुरूप। ठीक है ना? अनुरूप का मतलब ही होता है अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार समास विग्रह हो जाएगा। आमरण, मृत्यु तक, मृत्यु तक, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह।
भरपूर, पूरा भरकर, पूरा भरकर। ठीक है, तो इस तरह से आप अव्ययी भाव समास के समास विग्रह कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब भी पूर्व पद आपको अव्यय मिले, जहां पर भी आपको अव्यय मिले, बस उसे समझ जाइएगा वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। समास का दूसरा प्रकार होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, परिभाषा होती है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में कारक विभक्ति का लोप हो। ठीक है, अपने शब्दों में समझते हैं, जिस समास का उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान हो। ठीक है, और दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों के बीच में कारक चिन्ह यानी विभक्ति का लोप हो। ठीक है ना, कारक चिन्ह विभक्ति क्या होती है, तो स्कूल में आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करर से द्वारा, तो वही यहाँ पर आपको कारक चिन्ह विभक्ति की प्रधानता देखने को मिलेगी तत्पुरुष समास में। ठीक है ना, चलिए, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखिएगा। एक होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है को। करण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है से या द्वारा। ठीक है, कब, लगाव की स्थिति में, समझाते हैं इसको। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है के लिए, एक साथ आएगा के लिए। ठीक है, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है से लेकिन अलगाव की स्थिति में, अलगाव की स्थिति में। कैसे, समझते हैं आगे। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है का, के, की। अधिकरण तत्पुरुष, छठवां प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है में और पर। ठीक है, तो ये 6 कारक होते हैं तत्पुरुष समास के, या तत्पुरुष समास के प्रकार कह लीजिए। ठीक है, इन सभी को हम बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे। तत्पुरुष समास का पहला प्रकार है कर्म तत्पुरुष, विभक्ति होती है को। ठीक है, उदाहरण से इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है रथ चालक। ठीक है, अब इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो समास विग्रह करते हैं। इसका समास विग्रह हो जाएगा रथ को चलाने वाला। ठीक है, और विभक्ति क्या होती है को, तो यहाँ पर देखिए विभक्ति को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। ठीक है, वाहन चालक, वाहन को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तो जहां पर भी आपको विभक्ति को दिख जाए वहां आपका कर्म तत्पुरुष होता है। बहुत ही आसान है ना समझना इसे। तत्पुरुष समास का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष की विभक्ति होती है से या द्वारा, लगाव की स्थिति में। लगाव का मतलब जुड़ाव, आपस में जोड़ होना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी शब्द हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है ना, चलिए उदाहरण से समझते हैं। मन चाहा, मन से चाहा, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, मन से चाहा। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। देखिए यहाँ विभक्तियां क्या आ रही हैं आपकी, से विभक्ति, इसलिए ये करण तत्पुरुष का प्रकार हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। भयाकुल, भय से आकुल। ठीक है, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। ठीक है ना, इसी तरह सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित मतलब रचना की गई। मीरा रचित, मीरा द्वारा रचित। तो जहां भी विभक्ति से या द्वारा मिले वहां पर होगा आपका करण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का तीसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष, विभक्ति होती है के लिए। ठीक है, समझते हैं इसे। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, क्या विभक्ति आएगी यहाँ पर, के लिए विभक्ति आनी चाहिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, दवा खाना, दवा के लिए खाना या घर। ठीक, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। ठीक, दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो जहां पर भी आपको क्या मिले, के लिए विभक्ति मिले, उसे आप संप्रदान तत्पुरुष समझ लीजिएगा।
तत्पुरुष समास का चौथा प्रकार है अपादान तत्पुरुष। विभक्ति होती है से, लेकिन कब? अलगाव की स्थिति में। ठीक है, अलगाव मतलब जब संबंध टूट रहा हो, जो भी चीजें हैं, ये दो व्यक्तियों की बात कर रही हैं, तो उनका संबंध टूट रहा हो, वहां पर अपादान हो रहा हो, वहां पे अलगाव की स्थिति बन रही हो। ठीक है ना, विभक्ति क्या आनी चाहिए? से आनी चाहिए। चलिए इसे समझते हैं उदाहरण से। धनहीन, ठीक है, धनहीन, यहाँ समझ में ही आ रहा है, धन से हीन। धन का और व्यक्ति का संबंध यहाँ पर अलग अलग बताया जा रहा है, टूट रहा है। तो धन से हीन मतलब उसके पास धन है ही नहीं। ठीक है, तो जो चीज है ही नहीं तो उससे संबंध कैसा हुआ? संबंध अलग हो रहा है यहाँ पे। तो धनहीन, धन से हीन। रंगहीन, रंग से हीन, कोई रंग ही नहीं है। ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो जहां पर भी अलगाव की स्थिति में और विभक्ति से आए वहां पर होता है अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पांचवा प्रकार होता है संबंध तत्पुरुष। विभक्ति होती है का, के, की। ठीक है, चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं जल्दी से। विद्या सागर, विद्या का सागर। समास विग्रह क्या हो जाएगा? विद्या का सागर। ठीक है। देश रक्षा, देश की रक्षा। राजकन्या, राज की कन्या। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन मतलब दूसरे के अधीन होना चाहिए। तो क्या विभक्ति आनी चाहिए? के, का, की। ठीक है ना। शिवालय, शिव का आलय, आलय मतलब घर होता है। शिव का आलय, शिव जी की स्थापना यहाँ पे जहां पर भी उनका घर है उसकी बात कर रहे हैं। राजमहल, राजा का महल। ठीक है, तो जहां भी आपको विभक्ति का, के, की दिखे वहां होता है संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का छठवां प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होती है में और पर। ठीक है ना, उदाहरण में देखते हैं इसे। चलिए, लोकप्रिय, इसकी विभक्ति हो जाए, सॉरी पहले तो समास विग्रह करते हैं। इसका समास विग्रह हो जाएगा लोक में प्रिय। ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा लोक में प्रिय। विभक्ति क्या आ रही है? में। इसका मतलब ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है। धर्मवीर, धर्म में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है। शोक मग्न, शोक में मग्न। गृहस्थ, गृह में स्थित। ठीक है ना, विभक्ति क्या आ रही है? में। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान मतलब जो कृषि करने में श्रेष्ठ हो उसे कृषि प्रधान कहते हैं। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो जहां भी आपको विभक्ति में और पर देखने को मिले वहां होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देख रहे हैं हम समास का तीसरा प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास हम यहाँ देख रहे हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। ठीक है, और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बतला रहा हो। तो देखिए, पूर्व पद मतलब पहला पद, जो कमल चरण में पहला पद कमल की बात कर रहे हैं, तो पूर्व पद प्रधान होगा। इस जितने भी आप सामासिक शब्द देखेंगे उसका पूर्व पद प्रधान होगा, और यह उत्तर पद यानी बाद के पद की विशेषता बतला रहा होगा, यानी पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। ठीक है, उदाहरण से इसे समझते हैं जल्दी से, देखिएगा। कमल चरण, इसका समास विग्रह हो जाएगा कमल के समान चरण। चरण तो है लेकिन कैसे है? कमल के समान है, सुंदर है। एक चीज और है, यहाँ पर आपको तुलना भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो चरण कमल के समान सुंदर है। कमल यहाँ पर विशेषता हुई, विशेषण हुआ। ठीक है, और किसकी विशेषता बता रहा है? चरण का, तो चरण यहाँ पर विशेष हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व पद विशेष, पूर्व पद की प्रधानता देखने को मिलेगी और उत्तर पद विशेष होगा। ठीक। मृग नयन, मृग के समान नयन, समास विग्रह हो जाएगा। महादेव, महान है जो देव। ठीक है ना। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मुख तो है, आपका है, मेरा है, सभी का है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? उस मुख की बात कर रहे हैं जो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, उसे चंद्रमुख हमने कह दिया। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है। लाल मणि, लाल है जो मणि, अर्थात देख लीजिए यहाँ पे। अब कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बतलाती है। ठीक है ना।
समास का चौथा प्रकार है बहुव्रीहि समास। ठीक है, परिभाषा होती है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो या किसी अन्य पद की प्रधानता हो। ठीक है, मतलब जो भी हम समासिक शब्द यहाँ पर लेंगे वो दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे का संबंध या किसी तीसरे का भाव समझ में आए, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि में बहुत जरा सा फर्क होता है। कर्मधारय समास में भी विशेषण और विशेष होते हैं और बहुव्रीहि समास में भी विशेषण और विशेष होते हैं, लेकिन कर्मधारय में कोई तीसरा पद निकल करके नहीं आता और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा या अन्य पद की प्रधानता देखने को मिलती है। उदाहरण से समझते हैं इसे तो ज्यादा समझ में आएगा चीजें। ठीक है ना, देखिए जैसे पीतांबर, समास विग्रह क्या हो जाएगा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम, कृष्ण की बात कर रहे हैं। कृष्ण जी जो है पीला वस्त्र पहनते थे। ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अंबर यहाँ पर आपको विशेष मिलेगा, अंबर मतलब वस्त्र होता है। ठीक है, और पीला विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, तो विशेष और विशेषण का संबंध देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई अन्य पद निकल करके आ रहा है, कोई अन्य शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे पीला है अंबर जिसका, किसका अंबर, किसका वस्त्र पीला होता है, तो कृष्ण, अर्थात यहाँ पर कृष्ण की प्रधानता हो रही है, तीसरे पद की बात हो रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, किसने विष को धारण किया था, बताइए, तो शिव ने जो है विष धारण किया था, इस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था और शिव को ही नीलकंठ कहा जाता है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, किसके हाथ में चक्र आपको देखने को मिलता है, यह चक्र किसने धारण किया था, तो विष्णु, भगवान विष्णु की बात हो रही है, तीसरे पद यहाँ पर विष्णु हैं। ठीक है, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन मतलब नयन या नेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन नेत्र होते हैं शिव के। ठीक है, अर्थात शिव की बात हो रही है। दशानन, दश है आनंद जिसके, किसके दश आनंद, दस मतलब आनंद मतलब सिर होते हैं। ठीक है, तो 10 सिर किसके पास, रावण के पास थे। ठीक है, घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, घन यानी बादल के समान श्यामला किसे कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। तो यहाँ कृष्ण की प्रधानता यानी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। पंकज, पंक में जन्मा हो जो, अच्छा पंक मतलब कीचड़ होता है। ठीक है, ज मतलब जन्म, तो जो पंक में यानी कीचड़ में जो जन्मा हो, तो कीचड़ में क्या मिलता है आपको, कमल। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक है ना, तो जहां भी आपको पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न मिलकर के किसी अन्य या तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास का पांचवा प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा होती है जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो, अर्थात किसी न किसी संख्या को परिभाषित कर रहा हो पूर्व पद। ठीक है, तो पहले पद से ही हमें समझ में आ जाएगा ये द्विगु समास है, जब संख्यावाचक वहां पर हमें देखने को मिलेगा। उदाहरण में देखते हैं, जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। ठीक है, त्रिभुज, त्रि यहाँ पर तीन, शुरुआत में ही आपको क्या संख्या देखने को मिल रहा है, तीन भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 12 मास, 12 माहों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रों का या रातों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, दोपहर, 2 पहरों का समूह। पहर आपका सुबह शाम रात दिन ये होते हैं पहर। ठीक है ना, तो इस तरह जहां पर भी आपको पूर्व पद संख्यावाचक देखने को मिले वहां होता है द्विगु समास। समास का अंतिम और छठवां प्रकार होता है द्वंद्व समास। परिभाषा होती है जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और आपस में योजक चिन्ह से जुड़े हुए हों। ठीक है ना, दोनों पद की प्रधानता मिलेगी आपको। उदाहरण से समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा इसमें। जैसे माता पिता, अच्छा बीच में योजक चिन्ह भी होना चाहिए, तो माता पिता कैसे लिखा जाता है, माता पिता, ये होता है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता। ठीक है ना, इसी तरह सुबह शाम, सुबह शाम, समास विग्रह हो जाएगा सुबह और शाम। रात दिन या दिन रात। ठीक है,
दिन रात। समास विग्रह हो जाएगा दिन और रात। ठीक, तो इस तरह आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो योजक चिन्ह से जुड़े होंगे और दोनों पद प्रधान होंगे, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है ना, सुख दुख, गुण दोष, ठीक है, पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची, इस तरह के शब्द आपको जहां पर भी मिले, योजक चिन्ह से जुड़े हुए मिले, वहां पर होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग और इसे पढ़िएगा और उदाहरण को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको संधि समास क्लियर होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।